तो स्टार्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों नमस्कार। आज एक और क्लास आपके लिए लेके आया हूँ मैं ज्योग्राफी की। इसमें आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं हम रिवर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जो भारत का नदी तंत्र है, नदियाँ किधर किधर बहती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो कौन कौन से हैं उनको भी हम देखेंगे। और कौन सी मेजर रिवर्स हैं, क्या कोई दूसरी नदियाँ भी होती हैं? जी हाँ, सहायक नदियाँ जिसे हम कहते हैं। एक मूल नदी यानी मुख्य नदी और सहायक नदी में क्या अंतर होता है, जिसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं और मेन रिवर बोलते हैं। रिवर वैली किसे कहते हैं, उसका कैचमेंट एरिया यानी अपवाह क्षेत्र कितना होता है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन से बड़े डैम हैं, क्या कोई लेक भी बनी हुई है, झील बनी हुई है। नदियों के जो उद्गम होते हैं यानी जो नदी का ओरिजिन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या नदियों के भी प्रकार होते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो उसका ओरिजिन है उसके आधार पर, या फिर उसके बहाव क्षेत्र जो उसकी वैली है उसका एरिया है उसके आधार पर हो सकते हैं। वो सब कुछ भी देखेंगे। हिमालय को पार करके आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली जिनका उद्गम हिमालय से होता है वो नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसके अलावा क्या उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कोई नदी जाती है या दक्षिण से उत्तर भारत में कोई नदी आती है, ये चर्चा भी की जाएगी। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, उन पे भी चर्चा होगी। और साउथ इंडियन रिवर्स जो हैं और जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, जिनको हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियां, उनमें अंतर क्या है और ये विभाजन किस आधार पे किया गया है और आखिर क्यों ऐसा हुआ है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है भारत का नदी तंत्र या फिर मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। कुल मिला के ये ड्रेनेज सिस्टम होता है, अपवाह तंत्र होता है, उसका प्रतिरूप कैसा होता है, कैसा स्वरूप हो सकता है, सब कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, एक रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है, अगर एक बेसिक फैक्ट को देखें तो वो होता है उसका ओरिजिन पॉइंट, और रिवर जहां जाके एंड होती है, अंत होता है, हो सकता है वो रिवर ओशन तक पहुंची हो, यानी उसका अंत महासागर में मिलकर हुआ हो। जो अंतिम पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट रिवर का, उसको हम कहते हैं माउथ। जी हां, मुहाना। मुहाना नदी का शुरुआत वाला बिंदु नहीं होता, बल्कि एंड पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु होता है मुहाना। और इस मुहाने पर अगर उस रिवर ने बहुत सारा सेडिमेंट डिपोजिशन कर रखा है, बहुत सारा जो अवसाद होते हैं उनका जमाव कर रखा है, तो अवसादों के इसी जमाव को हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा क्या चीज होती है? डेल्टा का मतलब होता है सेडिमेंट डिपोजिशन इन द कोस्टल एरिया बाय द रिवर, यानी एक नदी द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्र में अवसादों के जमाव को डेल्टा कहा जाता है। रिवर का ओरिजिन पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा, रिवर जहां से स्टार्ट होती है उसको हम उसका ओरिजिन पॉइंट या उद्गम बिंदु कहते हैं। अब ये जो उद्गम बिंदु है ये कई प्रकार का हो सकता है किसी ग्लेशियर से, यानी बर्फ के पिघलने से नदी बनी हो सकता है किसी रिवर का ओरिजिन उद्गम किसी लेक से यानी झील से हो रखा हो। ये भी हो सकता है कि किसी रिवर का ओरिजिन किसी जिसे कहते हैं पास के आसपास हो, यानी किसी दर्रे के आसपास हो। और ऐसा भी हो सकता है किसी माउंटेन से ही सीधा सीधा कह रखा है कि नदी इस पर्वत से शुरू होती है, या फिर उस पर्वत की कोई मेजर पीक हो, कोई चोटी हो, और ऐसा हो सकता है कि कहा गया हो कि इस नदी का उद्गम इस पर्वत चोटी के पास है। कई बार शहर का जिक्र भी आ जाता है कि इस शहर के पास नदी का उद्गम है, सिटी। ये कुछ प्रकार हो सकते हैं एक नदी के स्टार्ट होने के, कि एक नदी की स्टार्टिंग हम कहां से मानेंगे। उसके बाद बात आती है कि अगर कोई रिवर चलते चलते अचानक पहाड़ से कूदकर बहना शुरू कर दे, कुछ इस तरीके से, ऐसे वाटर ड्रॉप होना शुरू हो जाए नीचे और फिर फ्लो कर रहा है, और फ्लो करते करते हमने इस वाटर के रास्ते में एक छोटा सा दीवार बना दिया जिसकी वजह से इसके पीछे पानी भर सकता है, इस तरीके से।
तो इस वाटर के ड्रॉप को हम कहते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात। ऐसा वाटरफॉल क्यों बना, सवाल ये उठ सकता है। देखिए, चट्टानों के जो प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ रॉक, वो कहीं पर हार्ड रॉक होते हैं और कहीं सॉफ्ट रॉक्स यानी मुलायम चट्टानें और कठोर चट्टानें। मुलायम चट्टान का अपरदन जल्दी होता है, कटाव जल्दी होता है, यानी जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं उनमें इरोजन फास्ट होता है, और जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो आप समझ सकते हैं कि उनमें कटाव नहीं होता, इरोजन नहीं होता, अपरदन नहीं होता। तो हो सकता है कि एक संस्तर, एक जो बनावट है, एक लेयर है रॉक्स की, वो हार्ड है और आगे की रॉक्स थी वो सॉफ्ट थी, तो यहां से चट्टान जल्दी कट गई और यहां पर कटाव नहीं हुआ। तो अचानक से एक खड़ा ढलान पहाड़ में देखने को मिल सकता है और वहां से बहने वाला पानी अचानक से नीचे कूदता है और ऐसे में बनता है वाटरफॉल, जलप्रपात। अगर हमने नदी के रास्ते में कोई दीवार बना दी और पीछे पानी भर गया तो इसी को हम कहते हैं डैम यानी बांध। बहुत सारे बांध हैं, लगभग 4,500 डैम हैं इंडिया में रिवर्स के ऊपर और 6,000 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं भारत में। तो बहुत सारे डैम हैं, 4500 के आसपास। और जो पीछे पानी भर जाता है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील। पहली बात तो झील क्या चीज है, लेक क्या होती है? भाई जमीन पर कहीं भी पानी भरा हुआ है उसको लेक कहते हैं। वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। वैसे अगर परिभाषा यानी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ए वाटर दैट इज ऑन लैंड एंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय द लैंड, यानी एक ऐसा पानी जो जमीन पर भरा हुआ है और पूरी तरीके से जमीन से घिरा हुआ है, तो ऐसे पानी को हम कहते हैं झील। उस लेक का कनेक्शन सीधा वाटर टू वाटर ओशन से नहीं होता, मतलब वो दोनों पानी आपस में एक लेवल पे मिले हुए नहीं होते हैं, लेवल अलग अलग होता है उसका। सी लेवल सबसे निचला लेवल होता है पानी का और उसके ऊपर जमीन पर कहीं भी पानी भरा हुआ हो सकता है। आर्टिफिशियल लेक का मतलब ये दीवार हमने बनाई है जिसकी वजह से यहां पानी भर गया। प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल तरीके से भी लेक्स होती हैं प्रकृति में। बहुत सी जगह जमीन के ऊपर कई सारे गड्ढे बने हुए हैं जहां पर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ होता है और उसको हम कहते हैं नेचुरल लेक यानी प्राकृतिक झील। और प्राकृतिक झीलों के भी कई प्रकार होते हैं जिनकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं और फिर से करूंगा आपके सामने। इसके बाद हो सकता है कोई दूसरी रिवर एक रिवर में आकर मिल रही हो। ऐसे जब कोई दूसरी रिवर मेन रिवर में आकर मिलती है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। और यह है मेन रिवर, मुख्य नदी। दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है, जो फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। ठीक है, दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, यानी दो नदियों के बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसको हम कहते हैं दोआब। ऐसे ही दोआब को आगे बढ़कर कहा गया पंच आब। जो पंजाब है वो पंजाब का सही में जो व्याख्या है वो इस तरीके से है, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और इन 5 नदियों के कारण ही उसका नाम है पंजाब। तो वहां पर 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है तो उसको हम पंच आब कहते हैं। और आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, आब। तो 2 हैं तो दोआब और 5 हैं तो पंच आब। किसी रिवर से बहते बहते कोई एक दूसरी सरिता साइड में बहने शुरू कर दे, यानी उसी का पानी डाइवर्ट हो गया, डिवाइड हो गया, तो उस डिवाइडेड पानी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरी का।
सच में नदी का पानी वितरित हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक रिवर का पानी दो शाखाओं में बंट गया, और ऐसे दो ब्रांचेज में जब पानी विभाजित होता है तो उसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका नदी। ठीक है, और ऐसी ही एक वितरिका नदी का उदाहरण है हुगली। तो हुगली जिस पे कोलकाता शहर बसा हुआ है वो अपने आप में कोई नदी नहीं बल्कि गंगा का ही पानी है जो उससे अलग होता है। तो हुगली एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटरी का, वितरिका नदी का। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कोई शहर नदी के रास्ते में बसा हुआ हो, नदी के ऊपर कोई शहर हो दोनों तरफ। नदी की मिएंडरिंग पाथ के पास, यानी जहां नदी ऐसे सर्पिलाकार बहती है, वहां पर अगर कभी पानी पीछे छूट जाए और रिवर वापस बाईपास हो जाए तो पीछे ये जो भरा हुआ पानी रह जाता है इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। छाड़न या गोखुर झील। तो नदी जहां सर्पिलाकार आकृति में बहती है, ऐसा अक्सर मैदानी भागों में होता है, प्लेन एरियाज में होता है, क्योंकि यहां ढलान कम होता है, स्लोप बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से रिवर मिएंडरिंग करती हुई बहती है, सिर्फ सर्पिलाकार आकृति में बहती है। और कभी कभी वो जो सर्प होता है, विसर्प होता है नदी का, मिएंडर होता है, वो एक कटकर साइड में रह जाता है। और ऐसे जब कटकर साइड में कोई मिएंडर रह जाता है, उसका विसर्प रह जाता है, नदी डायरेक्ट हो जाती है, तो वो जो साइड में पानी भरा हुआ रह गया उसको कहते हैं नदी ने पानी को छोड़ दिया। छाड़न झील या गाय के खुर के जैसी झील, गोखुर झील, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कहां बनती है? ऑक्सबो लेक बनती है मैदानी भाग में, प्लेन एरिया में, और ये नदी का जो मार्ग होता है, वे ऑफ रिवर होता है, उसी के पास में होता है। सच में वो नदी ही वहीं से बहती थी, बाद में वो भाग साइड में बच गया और रिवर ने कटाव करके, इरोजन करके पानी, मिट्टी का अपना रास्ता डायरेक्ट कर लिया, सीधा कर लिया, पानी साइड में रह गया। तो ऐसी गोखुर झील, ऐसी ही एक गोखुर झील का एग्जाम्पल है बिहार में कानवार लेक। ये गोखुर झील है, बिहार में है। ठीक है, कानवार लेक। तो इस तरीके से रिवर के रास्ते में हम इन सब फैक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट्स हम देख सकते हैं नदी के रास्ते में। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं, मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि नदियों की उत्पत्ति के आधार पर, यानी ओरिजिन के बेसिस पर, रिवर्स को कितने टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्ववर्ती नदियां, एंटीसीडेंट रिवर्स। अब एंटीसीडेंट रिवर्स का मतलब क्या होता है? ए रिवर दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस ए हाईलैंड, एक ऐसी नदी जो एक उच्च भूमि के आर पार बह रही हो। ठीक है, तो एक ऊंची जमीन है जैसे हिमालय है, उसके आर पार अगर कोई नदी बहती है तो ये निश्चित रूप से उससे ये प्रतीत होता है, उससे पता चलता है कि वो नदी शायद उससे जिसे कहते हैं
उस हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी वो नदी वहां पर थी। तो ऐसी नदी जो किसी ऊंची जमीन के हाईलैंड के अक्रॉस बहती है, उस हाईलैंड से पुरानी हो, उस रिवर को हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। क्योंकि हिमालय जैसा ऊंचा पहाड़ बनने के बाद में एक रिवर उस हिमालय को क्रॉस करे, उसके आर पार बहे, या फिर हिमालय बनते वक्त उस रिवर के लिए वहां से रास्ता छोड़ दे कि बाद में यहां से कोई रिवर फ्लो कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सच में एंटीसीडेंट रिवर किसी हाईलैंड से पहले भी वहां बहती थी। तो एंटीसीडेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवर्स दैट क्रॉस अक्रॉस द हिमालय। रिवर्स दोज फ्लो अक्रॉस द हिमालय। हिमालय पार करके बहने वाली नदियां, पहली बार अगर हम याद रखना चाहें कि एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी होती हैं, तो बस हिमालय को याद रखिए। तो देख लेते हैं हम हिमालय को क्रॉस करके कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं और इसकी वजह से हिमालय कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एक रिवर तो यहाँ है, दूसरी यहाँ है, थर्ड रिवर, फोर्थ रिवर एंड फिफ्थ रिवर। यहां पर जो रिवर है, नदी है, वो है इंडस, यानी सिंधु नदी। दूसरी रिवर है सतलुज, थर्ड रिवर इज शारदा, या इसी को हम काली भी कहते हैं। शारदा या काली रिवर। नेक्स्ट वन इज तीस्ता, एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र। ये ऐसी नदियां हैं जिनके सबके उद्गम इस तरफ तिब्बत में है, और ये सब की सब इंडिया में एंट्री करती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं। अब इंडस और सतलुज के बीच का जो हिमालय है वो या तो पंजाब में है, या फिर ये हिमालय कश्मीर में है। तो इसको पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि पंजाब और कश्मीर हिमालय कौन सी दो रिवर के बीच में है, यानी कौन सी दो नदियां हैं जिनके बीच में पंजाब और कश्मीर हिमालय है। तो हम कह सकते हैं वो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में है। नेक्स्ट, सतलुज और शारदा रिवर के बीच का हिमालय कहां है, तो वो उत्तराखंड में है, और इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय का पूरा भाग उत्तराखंड स्टेट में है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, ये जो शारदा और तीस्ता रिवर हैं, इन दोनों के बीच का जो हिमालय है वो पूरा का पूरा नेपाल में है, इसलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल में है। और फिर तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक का पूरा हिमालय या तो असम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में।
इसलिए इसको बोलते हैं असम या अरुणाचल हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय के 4 सेगमेंट बनते हैं, 4 भाग बनते हैं और नदियां हैं कुल मिला के 5। तो इन 5 नदियों ने हिमालय को 4 भागों में बांट रखा है। इन सब रिवर्स का जो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, वो तिब्बत से होता है। तिब्बत का मतलब अपने आप में समझ जाइए, तिब्बत का मतलब है चाइना, चीन, जहां कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ है, वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब भारत में भी वो पैर पसारने लगा है, इस बात को भी याद रखिए। तो अपना ख्याल जरूर रखिए, आप सब लोग साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। जैसा कि चारों तरफ हर कोई इस बात का जिक्र कर ही रहा है, तो खुद का ख्याल रखना जरूरी है, खुद से और परिवारजनों का भी, अपने साथी सहयोगियों का भी, दोस्तों का भी ख्याल रखना जरूरी है और सबको बताते रहना जरूरी है कि एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आएं। अगर किसी को खांसी जुकाम है, छींक आ रही है या फीवर है या हेडेक हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और बाकी सबसे थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करके रखें, अलग रखें, जब तक भी ठीक ना हो जाए। जरूरी नहीं है कि खांसी जुकाम होना हमेशा कोरोना है, लेकिन फिर भी ख्याल रखने में ही सबकी सुरक्षा है। तो ये हैं एंटीसीडेंट रिवर्स, यानी पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, तो एंटीसीडेंट के अलावा अब इनमें से कुछ रिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए, जो कोई नदी होती है, वो मान लीजिए किसी पर्वत से स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए यहां एक माउंटेन है, यहां से एक रिवर स्टार्ट होती है और वो महासागर तक जाकर मिल जाती है। जिधर ढलान है उधर ही ये नदी बह रही है। तो ऐसे ढलान की तरफ बहने वाली नदी को हम कहते हैं अनुवर्ती नदी। मतलब इसने ढलान का अनुसरण किया है, ये ढलान को कभी भी ब्रीच नहीं कर रही, ढलान के अगेंस्ट नहीं बह रही, ढलान पे 90 डिग्री के कोण पे नहीं बह रही, बल्कि जिस तरफ स्लोप है, ढलान है, उसी तरफ जो नदी बहकर जाती है उसको हम कहते हैं अनुवर्ती नदी। लेकिन देखिए, हो सकता है कोई रिवर इस रिवर में 90 डिग्री एंगल पे आके मिल रही हो सकता है इधर से भी कोई रिवर इसमें 90 डिग्री एंगल पे आके मिल रही हो सकता है कि कोई रिवर बिल्कुल ही इस तरफ से ढलान हो इस एरिया में और यहां आके इसमें मिल रही हो, और कोई रिवर हो सकता है यहां से इस नदी में आकर ऐसे मिल रही हो। तो क्या इन सब को हम अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर्स बोलेंगे? नहीं, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं इन सब नदियों को। जैसे जो 90 डिग्री एंगल पे आके मिलती है उस रिवर को हम बोलते हैं सबसेक्वेंट रिवर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सबसेक्वेंट रिवर, यानी परवर्ती नदी। तो याद रखिए, जो 90 डिग्री एंगल पे आके मिलती है उस नदी को हम कहते हैं परवर्ती नदी, सबसेक्वेंट रिवर। मेन रिवर जो ढलान की तरफ बह रही थी उसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट, मतलब ढलान की ओर बह रही है। मुख्य नदी पर जो सहायक नदी आकर मिलती है और वो उससे 90 डिग्री एंगल पे मिलती है, बिल्कुल
जिसे कहते हैं समकोण के कोण पे मिलती है, राइट एंगल पे मिलती है, उसको बोलते हैं सबसेक्वेंट रिवर। जरा यहां देखिए जी, ऑब्सेक्वेंट का मतलब क्या है? जो कॉन्सेक्वेंट रिवर है यानी अनुवर्ती नदी है, उससे विपरीत दिशा से बहकर आने वाली। ऑब्सेक्वेंट का मतलब समझ लो ऑपोजिट साइड से बहती हुई है, बिल्कुल ही विपरीत दिशा से बहती हुई जो नदी आती है उसको बोलते हैं ऑब्सेक्वेंट। यानी जो अनुवर्ती थी उसकी प्रति अनुवर्ती, मतलब उससे विपरीत दिशा से बहकर आने वाली नदी। और मूल नदी की दिशा में ही बहती है, और लेकिन मूल नदी से में ना आकर मिलकर वो सबसेक्वेंट यानी परवर्ती नदी में आकर मिलती है, उस नदी को हम बोलते हैं रिसिक्वेंट रिवर। रिसिक्वेंट रिवर। नवानुवर्ती नदी। तो आपने देखा कि नदियों के जो प्रकार हैं बहने के, अपवाह प्रतिरूप यानी इनका जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको लेकर आप नदियों के कई सारे नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था एंटीसेडेंट रिवर, यानी पूर्ववर्ती नदी, ढलान को पार करती है फिर दूसरी तरफ ढलान पे बहती है, तो वो उस पहाड़ से भी पहले की नदी है। केवल ढलान की तरफ, स्लोप की तरफ ही लगातार बहती हुई चली जा रही है, उसको कॉन्सेक्वेंट रिवर बोलते हैं। अनुवर्ती, अनुसरण कर रही है ढलान का। बिल्कुल अनुवर्ती के विपरीत दिशा से कोई बहती है, उस रिवर को ऑब्सेक्वेंट बोलते हैं। प्रति अनुवर्ती, अनुवर्ती के विपरीत दिशा में बहने वाली नदी। इसके अलावा जो अनुवर्ती यानी कॉन्सेक्वेंट रिवर है, उस पे राइट एंगल पे मिलती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आके मिलती है, 90 डिग्री एंगल पे समकोण के कोण पे आके मिलती है, उसको सबसेक्वेंट रिवर बोलते हैं, यानी परवर्ती नदी बोलते हैं। और परवर्ती नदी में ही आकर दो नदियां मिल सकती हैं, एक तो अनुवर्ती की दिशा में ही आके मिल सकती है, उसको रिसिक्वेंट बोलेंगे। नवानुवर्ती, नई अनुवर्ती, एक और नई, और एक ऑब्सेक्वेंट यानी प्रति अनुवर्ती। तो इस तरीके से नदियों के कई सारे नाम हो सकते हैं, और एग्जाम्पल आ सकता है कि इनमें से ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सी ऑब्सेक्वेंट रिवर है, या इनमें से कौन सी सबसेक्वेंट रिवर है, या इनमें से कौन सी रिसिक्वेंट रिवर है, या इनमें से कौन सी रिवर को आप कॉन्सेक्वेंट रिवर बोलेंगे, यानी अनुवर्ती नदी कौन सी है, प्रति अनुवर्ती नदी कौन सी है, या फिर नवानुवर्ती नदी कौन सी है, या फिर परवर्ती नदी कौन सी है इनमें से। तो ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाकर अगर ऐसे नाम आ जाए तो बस शब्दों को याद रखना है और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, हटा देता हूं मैं इसको। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिंधु नदी के बारे में। उसके बारे में जो कुछ मेजर फैक्ट्स हैं, मूल तथ्य हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो फैक्ट आएगा कि इस रिवर का जो ओरिजिन है यानी उद्गम, वो ओरिजिन है नियर कैलाश माउंटेन, तिब्बत में।
तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास इस नदी का उद्गम है, ओरिजिन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इंडिया को यहां छोटा सा इस तरीके से बनाना चाहें, कुछ इस तरीके से, तो ये रिवर यहां से कैलाश माउंटेन के पास तिब्बत से स्टार्ट होती है, इंडिया में एंट्री करती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है और यहां कराची के पास ये अरेबियन सी में जाके फिनिश करती है। अरब सागर। वहीं पर पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है कराची। इंडिया में यानी भारत में इसका जो प्रवेश होता है वो होता है चांगला से। दर्रा है, पास है। फिर इंडिया में जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ये दो पहाड़ों के बीच से बहती हुई निकलती है। एक तरफ उत्तर में लद्दाख है और दक्षिण में, साउथ में जास्कर। उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में जास्कर। तो ये दो पर्वत श्रेणियां हैं जिनके बीच से ये नदी बहती हुई निकलती है। इसी नदी में 5 नदियां आकर मिलती हैं। एक है झेलम, एक चेनाब, एक रावी, एक ब्यास और एक सतलज। कुछ इस तरीके से, ये है झेलम, यहां है चेनाब, ये है रावी, ये है ब्यास और ये है सतलज। और ये सब पाकिस्तान में एक ही जगह पर जाकर एक सम्मिलित प्रवाह यानी एक कॉमन फ्लो के रूप में वो इंडस रिवर में जाकर मिलती हैं, सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं और उस प्लेस का नाम है मीठन कोट। ठीक है, इनमें से केवल एक ही रिवर ऐसी है जिसका उद्गम इंडिया में नहीं है, इन 5 में से, और वो रिवर है यहां पर सतलज। सतलज और ब्यास जहां मिलते हैं वहां एक बैराज बना हुआ है, वहां एक डैम बना हुआ है। उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। और हरिके बैराज से ही निकलती है भारत की सबसे लंबी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। तो भारत की सबसे लंबी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर, यह नहर सच में ब्यास और सतलज, ब्यास रिवर और सतलज रिवर जहां मिलती हैं पंजाब के अंदर, वहां से ये नहर निकाली गई है जो पश्चिमी राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वहां पर सिंचाई करती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तक इसका पानी जा चुका है। तो पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम मरुस्थल के रूप में जानते हैं, वो मरुस्थल अब हरा भरा हो चुका है। बहुत सारी जगह से वहाँ पर गन्ने की बहुत अच्छी फसल होती है, गेहूं की भी फसल होती है,
यानी वीट क्रॉप, इसके अलावा शुगर केन होता है, और कॉटन, अमेरिकन कॉटन और मूंगफली भी वहाँ अच्छी होती हैं। तो जिस मरुस्थल में बिल्कुल भी कुछ भी पैदावार नहीं होती थी, वहाँ पर अब शानदार तरीके से फसलें होती हैं, अनाज पैदा होते हैं। और ये कमाल है केवल और केवल इंदिरा गांधी नहर का, जो कि ब्यास और सतलुज नदियों के मिलन क्षेत्र से निकालकर वहाँ हरीके बैराज बनाकर और फिर ये निकाली गई है। तो ये तो हुआ उद्गम, यानी ओरिजिन कहाँ से है इस सिंधु नदी का, तो ये ओरिजिन हमने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में, और इस समझौते में 6 नदियों को रखा गया था। एक खुद इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इन 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग में 80% पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था और 20% भारत के हिस्से में। दूसरे में 80% पानी भारत काम में ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है, लेकिन 20% पाकिस्तान को देना तय हुआ कि कम से कम 20% पाकिस्तान को पानी जरूर दिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी नदियों को पाकिस्तान की नदियां कहा गया, तो वो सिंधु थी, झेलम और चेनाब। इसके अलावा भारत की नदियां कहा गया रावी, ब्यास और सतलुज को। और 80% और 20% के अनुपात में पानी का विभाजन हुआ कि 3 नदियां पाकिस्तान ज्यादा काम में ले सकता है और 3 नदियों का पानी अधिकतर भारत काम में लेगा। भारत इस समझौते को क्यों माना? कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये पानी प्राकृतिक रूप से वहां जा रहा है, पहाड़ों के बीच में से नदियां बहती हैं, तो आप पूरा पानी तो रोक नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं हिमालय के, जिसको हम काराकोरम कहते हैं, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारे शिवालिक है। तो इन सारे 100 किलोमीटर चौड़े पहाड़ों को काटकर वहाँ से पानी को इधर मैदानों की तरफ लाना, वहाँ टनल बनाना, फिर कैनाल बनाना, ये बहुत संभव काम नहीं है, लगभग असंभव है। अगर इतना ही संभव और आसान होता तो हिंदुस्तान कब का अब तक इन नदियों का बहुत सारा पानी इधर ले आता भारत की तरफ, और फिर पाकिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं रहती, बल्कि इनका पानी तो दक्षिण भारत तक भी पहुंचाया जा सकता है, जहां पर अक्सर हम देखते हैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में सूखा पड़ता रहता है, ड्रॉट हो जाता है बारिश से पहले, और कई सारे हजारों किसान उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, पीने के पानी तक की दिक्कत आ जाती है दक्षिण भारत में। तो उसी कारण से कि इन पहाड़ों को हम तोड़ नहीं सकते, पहाड़ों के अंदर से इन नदियों का पानी सारा अपनी तरफ ला नहीं सकते, और लाना जायज़ भी नहीं है, क्योंकि इंसान तो उधर भी रहते हैं
देश का नाम खराब हो सकता है, कुछ लोग खराब हो सकते हैं, आम पब्लिक जो अपना काम करती है, परिवार चलाती है, पेट पालती है, वो सारी खराब कहीं नहीं होती। ठीक है, तो ये था समझौता 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में 6 नदियां थी। इंडस, झेलम और चेनाब 80% पाकिस्तान के लिए रखी गई। रावी, ब्यास और सतलुज 80% पानी भारत के लिए। थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर झेलम रिवर के बारे में। झेलम, ये जो झेलम रिवर है ये जम्मू कश्मीर में वैरीनाग वाटरफॉल से स्टार्ट होती है। इसी के रास्ते में पानी साइड में भरा हुआ है। वहां से फिर ओवरफ्लो होता है और नदी आगे की तरफ निकल जाती है। ये है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी का उद्गम यानी स्टार्टिंग पॉइंट वैरीनाग वाटरफॉल। तो वैरीनाग वाटरफॉल से इस नदी का स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा इसी नदी पर बसा हुआ है श्रीनगर शहर। इसके अलावा वूलर झील का नाम तो सभी ने सुना होगा। वूलर झील झेलम नदी के पानी से ही बनी हुई है। साइड में गड्ढा है नदी के, उसमें पानी भर जाता है नदी का, और जब ओवरफ्लो होता है तो नदी आगे बहकर निकलती है। इस नदी पर हमने जम्मू कश्मीर में बना दिया एक डैम, जिस डैम का नाम है तुलबुल डैम। अब ये विवाद का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि ये डैम हमने वहां बना दिया, उस नदी पर बना दिया जिसका 80% पानी पाकिस्तान को देना तय किया था। लेकिन हमने तो डैम बना दिया तो पाकिस्तान तो विवादित करेगा। तो कह सकते हैं कि यह बांध भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। अंततः पाकिस्तान में जाने से पहले यह नदी कश्मीर वैली यानी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। तो हमने देखा ये फैक्ट थे झेलम रिवर के बारे में कि झेलम नदी का उद्गम वैरीनाग वाटरफॉल, वैरीनाग जलप्रपात से होता है। श्रीनगर शहर जो बसा हुआ है वो झेलम नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, श्रीनगर शहर, ठीक है, झेलम नदी के तट पर। इसके अलावा हमने देखा कि जो वूलर झील है तो वूलर झील भी इसी नदी के पानी से बनी हुई है। और तुलबुल डैम यानी बांध जो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण रहता है वो झेलम नदी पर ही बना हुआ है और कश्मीर घाटी से होकर बहने वाली और कोई नदी नहीं बल्कि ये नदी झेलम ही है। ठीक।
ठीक है, तो ये थे झेलम नदी के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य। 5 बातें जो कि हमारे सामने आ रही हैं वो इस झेलम नदी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब कुछ बातें करते हैं हम सतलुज नदी के बारे में। ये जो सतलुज रिवर है ये तिब्बत में से स्टार्ट होती है, फिर ये इंडिया में एंट्री करती है, ये भारत और चीन की सीमा है। ये जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा है। पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा। इस नदी का उद्गम होता है चीन यानी तिब्बत में, राकस ताल या राकस लेक से। इसका इंडिया में एंट्री होता है हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा है एक, उस दर्रे से भारत में इसका प्रवेश होता है। फिर इस नदी पर 2 बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। एक है और दूसरा है एक है भांखड़ा डैम और दूसरा है नांगल डैम। भांखड़ा जो डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल डैम है पंजाब के अंदर। भांखड़ा डैम के पीछे जो पानी भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं गोविंद सागर लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, पानी सबसे ज्यादा। और यहां पर ये जो भांखड़ा डैम की हाइट है, ये भांखड़ा डैम की हाइट है 226 मीटर्स, 226 मीटर। तो ये जो भांखड़ा डैम है ये अपनी खास कैटेगरी में हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम बन गया।
यानी टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। ग्रेविटी डैम का मतलब होता है एक ऐसा डैम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के काम में आता है, जिसका मूल उद्देश्य केवल विद्युत उत्पादन होता है। तो वहां पर ग्रेविटेशन बहुत बढ़िया तरीके से यूज होना चाहिए, पानी काफी ऊंचाई से गिरकर काफी नीचे तक जाना चाहिए, तभी उस पानी के रास्ते में जगह जगह पे टरबाइन लगाए जाते हैं जो घूमते हैं और फिर उनसे बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो ये है सतलुज रिवर। फिर ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? राकस लेक से, तिब्बत से, चाइना से, और इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। हिमाचल प्रदेश में वो दर्रा है शिपकी ला, जहां से इसका प्रवेश होता है। फिर हिमाचल प्रदेश में इस पे डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, भाखड़ा डैम, जो 226 मीटर ऊंचा डैम है, और ये टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम है। गुरुत्वाकर्षण को काम में लेने वाला सबसे ऊंचा बांध यही है, क्योंकि पहाड़ के ढलान के ऊपर इसको बनाया गया है। तो ना केवल पहाड़ बल्कि आगे भी पानी काफी ऊपर से गिरता रहता है। और जो नांगल डैम है वो है पंजाब के अंदर। ठीक है भाई लोग, तो ये थी सतलुज रिवर के बारे में कुछ जानकारियां। और ये जो गोविंद सागर लेक है, ये भाखड़ा डैम के पीछे हिमाचल प्रदेश में जो पानी भरा हुआ है वो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बाद बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में। अब देखिए, पहाड़ पर जमी हुई बर्फ जो परमानेंट होती है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। तो यहाँ उत्तराखंड का ही सारा खेल हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले गंगा रिवर के ओरिजिन के लिए। यहां से सच में दो नदियां स्टार्ट होती हैं, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। ये दोनों नदियां देवप्रयाग शहर में जाकर आपस में मिलती हैं, और जहां जहां इनका कॉमन नाम हो जाता है गंगा, तो वहां इनका नाम हो जाता है फिर दोनों का मिलने के बाद गंगा। इन नदियों में धौली गंगा, मंदाकिनी, कई सारी नदियां और भी आकर मिलती हैं। 1 2 3 4 5 है वैसे। ठीक है,
इस तरीके से यहां से बहुत सारी नदियां हैं। यहां पर है भागीरथी, ये है अलकनंदा, ठीक है। तो ये नदी है भागीरथी, और ये है अलकनंदा, इधर है अलकनंदा। यहां पर मंदाकिनी है, पिंडर नदी है, नंदाकिनी है और धौली गंगा है। ये जहां जहां मिलती हैं आपस में उनको हम बोलते हैं प्रयाग। दिस इज जैसे देवप्रयाग। और इन प्रयागों के नाम हैं, सबसे पहले है यहां विष्णु प्रयाग, फिर यहां पर है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, दो और हैं। यहां पर है और ये है रुद्र प्रयाग। ठीक है जी। तो ये प्रयाग है, विष्णु प्रयाग जहां धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, नंद प्रयाग जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, कर्ण प्रयाग जहां पिंडर और अलकनंदा मिलती हैं, रुद्र प्रयाग जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, और देव प्रयाग जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ऐसे ये 5 प्रयाग भी याद रखने हैं। 1 2 3 4 5, एक के बाद एक नीचे आते वक्त। और फिर ये भागीरथी रिवर पर ही हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है, जिसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी बांध। टू 260 मीटर्स इस डैम की हाइट है, 260 मीटर ऊंचा भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और ये सारा का सारा सिस्टम जो अब तक आपके सामने चल रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है सब प्रयाग वगैरह, जितनी भी नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडर, अलकनंदा, भागीरथी, सब जो नदियां आपको दिख रही हैं वो। फिर इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और हरिद्वार की तरफ चलती है। और हरिद्वार वो शहर है जहां पर गंगा गंगा enters in plain area from the mountains। तो गंगा पर्वतों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है।
यानी गंगा के रास्ते में वो कौन सा शहर है जहां पर पर्वत और पठार दोनों, पर्वत और मैदान दोनों मिलते हैं। तो ये है गंगा रिवर का ओरिजिन। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां यहां मुख्य हैं, जिसमें अलकनंदा में मंदाकिनी आकर मिलती है, पिंडेर रिवर, नंदाकिनी, धौली गंगा, और जहां पर ये मिलते हैं वहां विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ऐसे 5 प्रयाग हैं एक के बाद एक। और गंगा रिवर जो कहलाती है, नाम है, वो देवप्रयाग के बाद में होता है, और देवप्रयाग वहां है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का मर्ज होता है, मिलती हैं। भागीरथी का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री हिमनद से शुरू होती है भागीरथी, और अलकनंदा जो रिवर है वो सतोपंथ हिमनद यानी सतोपंथ ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये था गंगा का ओरिजिन। आप इसको एक सेकंड देखिए, मैं थोड़ा सा पानी मंगवाता हूं। मैंने पानी देना है। हाँ भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा को अब हरिद्वार से बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से गंगा हरिद्वार से आगे बहती है। बांग्लादेश में चली जाती है, जहां उसका नाम ही बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है वहां पर पद्मा। तो बांग्लादेश के नाम बांग्लादेश में पद्मा का जो नाम है वो गंगा का जो नाम है वो पद्मा हो जाता है। गंगा में ही उत्तराखंड से बहती हुई एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है यमुना। यमुना और गंगा का संगम होता है प्रयागों के राजा प्रयागराज या इलाहाबाद में। इलाहाबाद या प्रयागराज जो अब नाम परिवर्तन हो चुका है। यमुना नदी पर 2 बड़े शहर हैं, एक देश की राजधानी दिल्ली और दूसरा शहर है आगरा। इस यमुना में 4 नदियां आकर मिलती हैं। जिसमें पहली है चंबल, दूसरी है सिंध, तीसरी रिवर है बेतवा और चौथी रिवर नदी है केन। ये चारों ही मध्य प्रदेश से आती हैं, जहां पर
मालवा का पठार है, जो मालवा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में, वहां से इन 4 नदियों का उद्गम होता है। चंबल जो नदी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। चंबल नदी इस तरफ राजस्थान है और इस तरफ यहां मध्य प्रदेश है, तो उन दोनों की सीमा पर बहती है। तो चंबल फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। वन मोर रिवर दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया एंड दैट इज named as Son River. सोन में ही एक और रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है रिहंद। सोन रिवर का जो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, वो होता है मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से, मध्य प्रदेश से। तो इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में ही है, जहां पर मैकाल पहाड़ी है, सोन रिवर। यह रिवर गंगा में आकर मिलती है पटना जो शहर है उससे थोड़ा सा पहले। गंगा नदी पर ही वाराणसी शहर भी है। गंगा में और भी बहुत सारी नदियां, राम गंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी नदियां हैं। राम गंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी नदियां हिमालय की तरफ से बहती हुई आती हैं और गंगा में आकर मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं जो हिमालय की तरफ से बहती हुई आती हैं। उत्तर प्रदेश का राजधानी शहर लखनऊ। गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ शहर, और कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, जिसको हम लेदर सिटी भी बोलते हैं। चमड़े का बहुत सारा व्यापार वहां किया जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, बहुत कुछ। कोसी रिवर अक्सर मॉनसून के टाइम बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। दुख का कारण बनती है। तो मॉनसून के समय
बिहार में एक खतरनाक बाढ़ के कारण इस कोसी नदी को हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं कि बिहार में इस नदी की वजह से बाढ़ आती है, शोक का कारण यह नदी बनती है। इसके अलावा ये जो शारदा रिवर है, ये एक और फैक्ट यहां पर हम नोट कर सकते हैं कि शारदा रिवर पीछे की तरफ देखें तो यहां पर उत्तराखंड और नेपाल जो देश है उसके पूरी की पूरी सीमा बनाती है, पूरा बॉर्डर फॉर्म करती है। तो शारदा नदी से ही बना हुआ है पूरा सीमा, पूरा बॉर्डर उत्तराखंड और नेपाल का। यानी उत्तराखंड और नेपाल के बीच की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो जवाब होगा वो शारदा रिवर है। ठीक है, ओके। तो ये हुआ गंगा रिवर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम कि गंगा नदी कहां से बहती है। तो इस क्लास को हम अभी रोकते हैं। अगली क्लास आपके लिए आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी से। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज हमने काफ़ी सारी नदियों के बारे में जाना, नदियों के पैटर्न के बारे में समझा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। थैंक यू वेरी मच।